Yeah, in today's class we will talk about what? In today's class we will talk about a वेल नोन एसे ऑफ ईवी लुकास का एक बहुत इंपॉर्टेंट एसे है जिसका नाम टाइट कार्नर है. जस्ट सेंडिंग यू पीडीएफ फाइल. हियर यू विल फाइंड टाइट कार्नर. देखिए, एक दिन में एक एसे को किया जा रहा है. कोई बहुत हम लोगों को जल्दबाजी नहीं करना है, बिकॉज ऐसा कुछ नहीं है कि एग्जामिनेशन की कोई डेट डिक्लेयर हो गई है या उस तरह की चीजें हैं. तो इसको लेकर के वो नहीं करना है, हड़बड़ी नहीं करना है. दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि जब आप इस एसे को लेकर के बात करते हैं तो इस एसे की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि ये एसे एक ऐसी प्रॉब्लम को या ऐसी उलझन से आपको रूबरू कराता है जैसा लगता है कि सारा रास्ता बंद हो गया है. अब उस उलझन का अगर देखा जाए तो उससे बाहर निकलने के लिए या उसका कोई सुलझन नहीं नजर आता है. तो इन दिस सिचुएशन यू फाइंड दैट कि राइटर किस प्रॉब्लम में फंसता है और कैसे जो है बाहर निकलता है, और इसका नाम आखिर टाइट कार्नर क्यों पड़ा. जो राइटर है उनका नाम ईवी लुकास है. ईवी लुकास के बारे में मैंने 4-5 लाइनें और नेक्स्ट शीट पे मैंने शेयर किया है. बट रिमेंबर दैट कि ये जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे, और ये ऐसे पूरा एक स्टोरी के फॉर्म में चलता है और उस स्टोरी में ये दिखाने की कोशिश की गई है कि जब कोई आदमी मुसीबत में होता है तो दोस्त भी उसका साथ छोड़ देते हैं. राइटर ऐसी ही कुछ चीजों से गुजरा है और उसमें वो बताता है कि एक जगह पे जब चीजों की ऑक्शन लग रही थी, जब चीजों की बोली लग रही थी, तो कैसे जो है वह उसमें एक पेंटिंग को खरीदने में फंस गया और वह देखता है कि लोग उस छोड़ के चले जाते हैं. उसके अपने दोस्त ही उसको छोड़ के चले जाते हैं. एट दैट टाइम देयर वाज नो वन टू हेल्प हिम. फिर वो ये भी कहता है कि जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो हेल्प का जो रास्ता होता है वह ईश्वर की तरफ से आता है. ये भी वो बात करता है. तो 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक तो उसका विश्वास ईश्वर में, दूसरा चीज की हंसी हंसी में, या आप कह सकते हैं कि कैसे वह जो है उस पार्टिकुलर चीज का हिस्सा बन जाता है जिसकी को उम्मीद भी नहीं किया रहता है. और एक बहुत ही ऐसी पेंटिंग जिसको वो चाहता भी नहीं को खरीदे, जो है उसको काफी महंगे दाम पर उसको खरीदनी पड़ती है. वो पैसा पे कर पाता है इससे पहले एक दूसरा आदमी आता है जो उस चीज को पे करता है. कुल मिलाकर के कि जो भी प्रॉब्लम था उस प्रॉब्लम से बाहर निकलने का उसको एक रास्ता मिला, तो वह उस पर चीजें नजर आती हैं. So again, I would like to tell you कि we are running this class under the banner of JS English Literary Society Allahabad. और आज की क्लास में we are going to take टाइट कॉर्नर, a well known essay of ईवी लुकास. जो टाइट कॉर्नर है वह क्या इंडिकेट करता है कि आदमी कैसे मुसीबत में फंसता है. टाइट कॉर्नर जो है यह एक ऐसा फ्रेज है दैट स्टैंड्स टू शो व्हाट दैट स्टैंड्स टू शो कि एक आदमी कैसे मुसीबत में फंसता है, कैसे वह तमाम तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, तब साइकोलॉजिकल स्थिति क्या होती है. इन सारी चीजों को लेकर के यह ऐसे बुना गया है. So here I would like to tell you कि this is the particular thing, this is the particular point, and what is that point कि we are taking that कि tight corners is one of the most popular area. किसका ऐसे है? यह ईवी लुकास का ऐसे है. तो you find that there are the 2 or 3 significant points, there are 2 or 3 important points. Number one कि in here we are talking about what? Here we are talking about tight corner. That is a one of the most popular essay, one of the most popular essay of E.V. Lucas. And what do you mean by tight corner? The word, the phrase tight corner, it refers to what? It refers to the author just ultimately you can say कि he caught in a trouble. Yeah, in other words, you can say he just faced such a situation that was unavoidable situation, and there was no way to come out. तो वह किस प्रॉब्लम में फंसता है, कैसे उससे बाहर निकलता है. You find this particular thing has been taken and it has been narrated very beautifully in the form of the story. तो जो टाइट कार्नर है यह एक साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है, एक मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण है, मनोवैज्ञानिक सोच है कि परेशानी में भी जब कोई रास्ता नहीं होता तो रास्ता ईश्वर
से निकालता है। तो वह एक कहानी बताता है कि कैसे वह परेशानी में फंसा और वह कैसे बाहर निकला। अगर कभी भी ये चीज आता है कि द व्हाट डू यू मीन बाय द टाइटल टाइट कॉर्नर, देन टाइट कॉर्नर जो आपका टाइटल है वह यही इंडिकेट करता है कि टाइट कॉर्नर अल्टीमेटली रिफर्स टूवर्ड the author had to face some trouble, the author had to face some problem that was unavoidable situation, inevitable situation he has to go। केवल एक हंसी हंसी ऐसा उसके साथ हुआ। तो यहाँ पे एक बहुत सिग्निफिकेंट पॉइंट आ रहा है कि is one of the most popular essays of E.V. Lucas. In it, he narrates the story of how he was rescued from humiliation। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ही नरेट्स, वह बताते हैं, क्या बताते हैं, द स्टोरी, एक कहानी को। इन इट, इसमें ही नरेट्स द स्टोरी ऑफ हाउ ही वाज रेस्क्यूड। द वर्ड रेस्क्यू, कैसे वो बचे, कहां से बचे, फ्रॉम ह्यूमिलिएशन, बदनामी से, एट एन ऑक्शन, और कहां पर, ऑक्शन में। ऑक्शन का मतलब वह हाल जहां पर वस्तुओं की बोली लग। तो दो या तीन पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉइंट तो यह इंपॉर्टेंट है कि यह जो एसे है किसका है, एसे ईवी लू, क्या है, हाउ द द स्टोरी हाउ ही वाज रेस्क्यूड, कैसे वह किससे बचे, फ्रॉम ह्यूमिलिएशन, बदनामी से बचे। कहां पर, एट एन ऑक्शन, जब एक जगह पर चीजों की बोली लग रही थी। किस चीज की बोली लग रही थी, वस्तुओं की, पेंटिंग्स की, कुछ सामान की जो है बोली लग रही थी ऑक्शन हाउस में। बाई ए सडन स्ट्रोक ऑफ लक, की वजह से वो, उनका कोई ऐसा इरादा नहीं था जानबूझ करके कि वो उस ऑक्शन हाउस में चले जाए या वहां पर जा करके वो जो है खुद बोली लगाने लगे किसी वस्तु की कि इस सामान का मैं सबसे ज्यादा पैसा दूंगा। नो, नॉट एट ऑल। इट वाज नॉट द इंटेंशन, या डिलिबरेटली इट वाज नॉट डन, नोइंगली इट वाज नॉट डन बाय एन एसेज, एसेज के द्वारा यह चीज नहीं किया गया था। बाई लक ही, you can see he sudden stroke of luck, he caught under that situation, he caught under that condition only by luck। वह उस कंडीशन में फंसे केवल और केवल अपने लक की वजह से। फिर उसके बाद है वही कि लेट अस रीड ऑन एंड गेट टू नो हाउ, हमें ये पढ़ना चाहिए, कोशिश करना चाहिए कि वो कैसे जो है, हाउ ही गॉट हिमसेल्फ इन अ टाइट कॉर्नर, कैसे वो उस टाइट कॉर्नर में फंस गए। कौन फंस गया, आथर फंस गया। एंड फाउंड हिज वे आउट ऑफ दैट सिचुएशन, और वह कौन सा रास्ता पाता है उससे बाहर निकलने के लिए। यही दो सिचुएशन है जो आपको जानना। एक तो एक ही, कैसे वह टाइट कॉर्नर वाली सिचुएशन में फंस गए और कैसे वह टाइट कॉर्नर वाली सिचुएशन से बाहर निकलते हैं। देयर आर द टू सिग्निफिकेंट पॉइंट्स, हाउ ही गॉट हिमसेल्फ इन अ टाइट कॉर्नर and found his way out of that situation। The essay begins with the talking of some friends। करें, ऐसे जो है दो की बातचीत से शुरू, डिफिकल्ट सिचुएशन, और यह बातचीत किस पर आधारित है, किस, डिफिकल्ट सिचुएशन के बारे में, कि एक ऐसी स्थिति आ जाती है दे हैड वंस फॉलन, जिसमें कि उनको एक बार वे उस कठिन परिस्थिति में गिर गए थे, फंस गए थे, या उनको उसका सामना करना पड़ा था। कुछ दोस्त आपस में बात करते हैं और वे दोस्त किसके बारे में बात करते हैं, डिफिकल्ट सिचुएशन के बारे में बात करते हैं। एंड दे से कि वंस दे हैड fallen in that situation and they also came out from that situation। उसको फिर उसके बाद आप ये देखेंगे कि वहां पे और क्या बातें होती है कि उस पर्टिकुलर सिचुएशन से बाहर निकलने का, कैसे वे उस हालात का सामना किए, कैसे उस हालात में फंसे। फिर उसके बाद क्या होता है कि सारे दोस्त जो है अपनी अपनी एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं। दे वर नरेटिंग देयर एक्सपीरियंसेस ऑफ अ टाइट कॉर्नर, और हर दोस्त जो है अपने टाइट कॉर्नर का मतलब कि कैसे वंस ही हैड फॉलन इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, उसको वे नरेट करते हैं और बताते हैं कि वे कैसे उससे बाहर निकले। दो पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। फिर उसके बाद जो कहते हैं व्हेन दे कुड नॉट डिसाइड व्हाट टू डू
एज मच फेस्ड मेंटल एगेनी। वो उस सिचुएशन में ये डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि क्या सच फेस मेंटल एगेनी, क्योंकि जब तो आदमी इतना उलझ जाता है कभी कभार कि उनको समझ में करे उससे कैसे बाहर निकले। तो एक जो उलझन है, अगर उस उलझन को सुलझाने का कोई रास्ता नजर नहीं आता है, तो सबको किस चीज का सामना करना पड़ता है? मेंटल एगिनी का सामना करना पड़ता है। दिस इज अनदर इम्पोर्टेंट पॉइंट। इसीलिए मैंने बताया था कि यह जो ऐसे है साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से बहुत सिग्निफिकेंट है, साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। सो मेंटल एगिनी को लेकर के भी यहाँ पे बात होती है। मानसिक तनाव, मानसिक पीड़ा, मानसिक दबाव। और उस वो कब होता है? जब आदमी एक सिचुएशन में, जो एक कहा जा सकता है डिफिकल्ट सिचुएशन हो, अनएवॉइडेबल सिचुएशन हो, इनइविटेबल हो, उससे आदमी को गुजरना पड़े, चाहे वह जो है बाई लक उसमें जाके फंस जाए या बैड लक। दो दो वर्ड आप ध्यान में रखिएगा, बैड लक या बाई लक, दोनों चीजें हैं कि वह उसमें जाके फंस जाता है, तो कैसे वह बाहर निकलता है। ये चीज जो है हर दोस्त क्या कर रहा था, वहां पे शेयर कर रहा था, अपनी अपनी बातें रख रहा था। इंस्टिगेटेड हिज फ्रेंड, तभी एक कोई और नहीं है बल्कि खुद राइटर है, उसके किया, प्रोवोक किया। और क्या हुआ कि वेंट इनटू अ सेल रूम, और अपने दोस्त के प्रोवोक करने पर राइटर कहाँ चला जाता है? सेल रूम में चला जाता है, जहाँ पे वस्तुओं की बोली लग रही थी या वस्तुएं बिक रही थी। और कहाँ पर? ऑफ द क्रिस्टीज। ये चीज ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। किस जगह पर यह बोली लग रही थी? क्रिस्टीज में। वेयर पेंटिंग, किसकी बोली लग रही थी? पेंटिंग की बोली लग रही थी। वेयर पेंटिंग वर सोल्ड बाय ऑक्शन, जहां पर पेंटिंग वगैरह नीलामी करके या पेंटिंग की बोली लग रही थी। कहां पर लग रही थी? सेल रूम में। सेल रूम कहाँ था? क्रिस्टी में था। जहां पे कौन सा सामान बिक रहा था? पेंटिंग्स वगैरह बिक रही थी। ही हैड नो मनी, है जो उस बोली में पार्टिसिपेट किया, उसके पास एक भी पैसा नहीं है। बट स्टिल ही थॉट ऑफ एंजॉइंग, लेकिन वह सोचा कि यह वह इसका इंजॉय करेगा। ध्यान से देखिएगा ये पॉइंट कि उसने यह सोचा था कि मैं तो इंजॉय करने के लिए आया हूँ, लोग बोली लगा रहे हैं मैं भी बोली लगाऊंगा। और उसी जो है बोली लगाने में और उसी इंजॉय के चक्कर में वह जो है क्या किया कि वह फंस गया। और वह सोचता, वह जानबूझ करके वहां नहीं गया था, उसके एक दोस्त ने उसको इंस्टिगेट किया, उसके एक दोस्त ने उसको वो किया, उसके एक दोस्त ने उसको कहा कि नाउ यू हैव टू आल्सो टू पार्टिसिपेट, नथिंग विल हैपन, यू हैव टू गो देयर, यू हैव टू बी द पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर ऑक्शन, उसका हिस्सा बनी। सो दीज थिंग्स यू फाइंड। अनदर पॉइंट यू फाइंड कि ही सा दैट बिडिंग स्टार्टेड फ्रॉम लो फिगर्स, उसने देखा था कि जो बिडिंग थी वह बहुत लो फिगर से शुरू हुई थी। लो फिगर से क्या मतलब है? मतलब छोटे छोटे, छोटा छोटा बोली लग रही थी। तो ही फाउंड व्हाट डिड ही, कि द बिडिंग स्टार्टेड फ्रॉम लो फिगर, कहाँ से शुरू हुआ था? लो फिगर। एंड ग्रेजुअली रोज अप टू हाई, और आहिस्ता आहिस्ता वो कहाँ पर चली गई? हाई फिगर में। लो फिगर एंड देन व्हाट? देन हाई फिगर। यह एक सिचुएशन, और वह उस बोली में इतना ज्यादा, ऑक्शन में इतना ज्यादा डूब गया, ही डिडंट कम टू नो कि व्हाट इज ही डूइंग, व्हाट इज ही डूइंग। वह एकदम एक्साइटेड हो गया एंड ही फॉरगॉट कि वह जो बोली लगा रहा है उसके पास तो पैसा है ही नहीं है, वो दे भी नहीं पाएगा। और लास्ट की बोली वही लगाता है। ही देयरफॉर जस्ट आउट ऑफ फन, और वह फन की ही चक्कर में थॉट टू बीट, वह जो एक विचार करने लगा टू बीट फॉर अ पेंटिंग, एक जो है पेंटिंग की बोली लगाया। किसका? जो है पेंटिंग का। एंड बैक आउट एज द बिडिंग रोज हायर, और सबसे बड़ी बोली उसने उस पेंटिंग की लगा दिया। Two important things. He was enjoying for fun, and you will come to know कि he forgot that he did not have even a single penny in his pocket. And what happened that he thought to bid for a painting and back out as the bidding rose higher. एक पेंटिंग की बोली लगाई और सबसे ऊंची बोली लगा लिया। And then what happened? You will come to know कि but to his bad luck, the picture for which he quoted his price for 4050 पूछा जा चुका है। उसने कितने की बोली लगाई थी? 4050
गुनियास, 4050 गुनियास हैड फ्यू टेकर। उसने क्या किया, 4050 गुनियास उसका लगाया। तो गुनियास जो है एक तरह का आप कह सकते हैं मुद्रा है, जैसे भारत का रुपया, ऐसे ही कहीं का गुनिया भी है। तो यू विल कम टू नो कि व्हाट यू फाइंड कि 4050 गुनियास हैड फ्यू टेकर्स, नोबडी कम फॉरवर्ड विद अ हाई प्राइस। अब इसके बाद कोई भी आदमी इससे ऊंची बोली लगाने वाला नहीं आया। एंड सो द फेल ऑन हिम, और इस तरह से पूरी बोली जो है जो लगाई गई थी, हाईएस्ट प्राइस जो थी 4500 गुनिया की, वह किसके ऊपर आ गई, राइटर के ऊपर आ गई। प्राइस फेल ऑन हिम, ही हैड टू पे दिस हैवी अमाउंट, उसको यह हैवी अमाउंट पे करना पड़ा। नो नॉट एट ऑल, वो पे नहीं किया था, मतलब किसी न किसी तरह से तो पे करना पड़ा, बट ही डिडंट पे इट। और वह सोचने लगा मैं क्या करूं, आई डोंट हैव। इस समय उसके सारे दोस्त उसको छोड़ के चले गए जब वह फंस गया, क्योंकि वह उम्मीद कर रहा था कि फला दोस्त जो है मेरी हेल्प करेंगे, फला दोस्त, लेकिन नॉट अ सिंगल फ्रेंड वाज स्टैंडिंग देयर। और कुछ दोस्त तो दूर खड़े होकर के मुस्कुरा रहे थे, अच्छा हुआ फंस गया। जैसे हम सब आपस में होता है, कभी अगर कोई दोस्त किसी हल्की फुल्की उसमें मुसीबत में फंस जाए तो वी आल्सो एंजॉय की ठीक है जो है, इस तरह की चीजें। तो उसके सारे दोस्त, और ही वॉज रिमेम्बरिंग गॉड, और कभी सोचता था कि काश अगर यहाँ पे जो है चोर आ जाते, डकैत आ जाते, चोरी हो जाती, सब लेके भाग जाते, तो एक पूरा सब तखड़ बगड़ तमाम रास्ते उसके दिमाग में आ रहे थे कि विच इज द बेस्ट वे या विच इज द प्रॉपर वे टू कम आउट फ्रॉम दिस प्रॉब्लम, बट देयर वाज नो सॉल्यूशन एट ऑल। एंड यू फाइंड दैट नोबडी फॉरवर्ड विद अ हायर प्राइस। ये जो मैं सर्किल कर रहा हूँ, इससे आपको दिक्कत तो नहीं हो रही समझने में, या थोड़ा सा ऐसा तो नहीं कि वो हो जा रहा होगा वर्ड। So you will come to know कि nobody come forward with a higher price and so the auction price fell on him, और उसी के ऊपर पूरा आ गया। He had to pay his heavy amount and take the painting home, but he had no money. Thus he was placed in a very tight corner and suffered a great deal of mental agony। अब आपने देख लिया कि पूरे ऐसे का जो टाइटल है वह अब निकल करके आ रहा है। वह कौन सी चीज निकल के आ रही है, राइट कार्नर। ही हैड टू पे दिस हैवी अमाउंट एंड टेक द पेंटिंग होम, बट ही हैड नो मनी, दस ही वॉज प्लेस्ड इन अ वेरी टाइट कार्नर। और इस तरह से वह एक टाइट कार्नर की स्थिति में आ गया, यह एक बड़ी समस्या में उलझ गया। एंड सफर्ड अ ग्रेट डील ऑफ मेंटल एगनी, और उसको मेंटल एगनी, मानसिक तनाव से गुजरना पड़ा। दैट इज अनदर पॉइंट, जो मानसिक तनाव से उसको गुजरना पड़ा। सो यू कैन जस्ट गो विद दीज पॉइंट्स की ये रहा है। हिज फ्रेंड्स डिसअपियर्ड ऑब्वियसली टू सेव हिज फेस, उसके जो मित्र थे वो भी वहां से भाग गए, कोई वहां पे नहीं था, खड़ा था। हिज फ्रेंड्स डिसअपियर्ड ऑब्वियसली टू सेव हिज फेस, अपने चेहरे को बचाने के लिए। तभी क्या होता है कि जब वह इसी कंडीशन में था, तभी अ मैन, एक आदमी, सेंट ही मैसेज, उसको मैसेज भेजता है टू पे 50 गुनियाज एक्स्ट्रा। अगर 4050 गुनिया उसने पे किया था या उसकी बोली लगाया था, तो एक आदमी ऐसा था जो उसको कहता है कि मैं तुम्हें 50 गुनिया एक्स्ट्रा दूंगा और तुम मुझे ये पेंटिंग दे दो। अब देखो उसके लिए रास्ता कैसे ईश्वर निकाल रहे हैं, किस तरह से। बट ही रिप्लाइड, लेकिन आदमी का, और फिर यहाँ पे दूसरा पॉइंट बहुत इंटरेस्टिंग आता है कि बट ही रिप्लाइड, लेकिन इस आदमी ने, मतलब कि जिसने बोली 4050 गुनिया की लगाई थी, खुद राइटर ने, उसका नेचर क्या है, लेकिन उसने उत्तर दिया दैट ही वुड एक्सेप्ट 100 गुनिया। देखिए अभी तक वो प्रॉब्लम में फंसा था, उसको 50 गुनिया ज्यादा मिल रहा है, तो कह रहा नहीं मैं 50 गुनिया नहीं लूंगा, बल्कि मैं कितना लूंगा, 100 गुनियाज लूंगा। I will take 100 गुनियाज। हाउ मच, 100 गुनिया। दिस इज अनदर इम्पोर्टेंट पॉइंट कि अभी अगर हम या आप या कोई दूसरा होता तो सोचता यार कि ठीक है 50 गुनिया ज्यादा मिल रहा है, 50 गुनिया लाभ में हमारे आ रहा है, हमारी पॉकेट में आ रहा है, हमारी पॉकेट से कुछ जा नहीं रहा, और इस मुसीबत से हमें छुटकारा मिल रहा है। लेकिन वह वहां पर भी सौदेबाजी करने लगा और कहा नहीं नहीं, मैं इसका 100 गुनियाज दूंगा, टू गिव अप हिज क्लेम ऑफ द पेंटिंग, तभी मैं पेंटिंग से अपने दावे को वापस लूंगा, इन हिज फेवर। द अदर मैन एग्रीड, और जो दूसरा आदमी था वह एग्रीड भी हो गया, दैट इज द सिचुएशन, एंड ही गॉट 100 गुनियाज फॉर नथिंग।
और वह जो है 100 गुनिया उसको मिल गया बगैर किसी काम के। तो टाइट कॉर्नर, मेंटल एगनी, लेकिन फिर उसके बाद वही टाइट कॉर्नर, वही मेंटल एगनी उसके लिए प्रॉफिट का सौदा हो गया। कुछ नहीं किया था लेकिन 100 गुनिया उसको ज्यादा मिल गया, एक दूसरे आदमी ने दिया और उसने अपने आप को बैलेंस किया, संभाला और बार्गेनिंग किया एंड ही गॉट 100 गुनियाज मोर। तो उसके जो दोस्त थे जो रास्ता छोड़ करके वहां से मतलब वहां से निकल गए थे उस जगह को छोड़ करके, वे बाद में जो है मुस्कुरा रहे थे और क्रेडिट ले रहे थे। मुस्कुरा कह रहे थे क्रेडिट मैंने ही तुम्हें भेजा, मेरी ही वजह से तुम्हें फायदा हुआ, अगर मैं ना कहता तो तुम वहां ना जाते। जैसा और भी हम लोग कहते हैं अगर किसी को कोई बेनिफिट हो जाता हम लोगों की वजह से, तो हम लोगों की भी साइकी यही होती कि क्रेडिट लेने की होड़ हो जाती है, या उसके दोस्त भी यही चाह रहे थे कुछ इसमें का शेयर हमें भी मिल जाए। लेकिन उसने कहा कि देखिए जब मैं ट्रबल में था तो मेरे दोस्त तैयार नहीं हुए और ईश्वर ने रास्ता निकाला, और जब रास्ता निकाला तो उसने एक चीज और बताया कि ह्यूमन नेचर कितना चालाक होता है कि जैसे उसने देखा कि रास्ता मुझे निकलने के लिए रास्ता तो मिल गया है और वो 50 गुनिया ज्यादा दे रहा है, तो ह्यूमन नेचर में इतना चालाकी है उस स्वभाव में, मानव स्वभाव में, वह वहां पे भी मोल भाव करने लगा। बहुत सारे लोग होते हैं डर के मारा कहते ठीक है यार छोड़ो 50 गुनिया दे या ना दे, जितनी की बोली लगी इतना ही दे दे। तो इस तरह से फिर उसके बाद क्या हुआ, इन दिस वे द टाइट कार्नर प्रूव्ड अ ब्लेसिंग। वह टाइट कार्नर जो था, जो स्थिति थी उसके लिए ब्लेसिंग हो गई, इन डिसगाइज फॉर इन इन नॉट डिसगाइज, इन डिसगस्ट होना चाहिए, इन डिसगस्ट फॉर, यानी कि डिसगस्टिंग की जगह उसके लिए वह क्या हुआ, ब्लेसिंग सिद्ध हुआ। तो ये चीजें क्या थी, वो ऐसे के बारे में था कि टाइट कार्नर नाम क्यों पड़ा, मेंटल एगनी है, ट्रबल है, और ओनली फॉर फन उसने उस चीज की बोली लगाई, किसकी बोली लगाई, पेंटिंग की बोली लगाई, और कितना 4000 50 गुनियाज की बोली लगाई थी। एक दूसरा आदमी उसको 50 गुनियाज और एक्स्ट्रा देता है, लेकिन लास्ट में वह 50 गुनिया की जगह 100 गुनिया उससे लेने की कोशिश करता। सो दीज थिंग्स यू फाइंड। अब उसके बाद एसेइस्ट के बारे में, एडवर्ड वेरॉल लुकास, इनका ईवी लुकास का पूरा नाम है एडवर्ड वेरॉल लुकास, एन इंग्लिश ह्यूमरिस्ट, एसेइस्ट, प्लेराइट, बायोग्राफर, पब्लिशर, पोएट, नॉवेलिस्ट, राइटर एंड एडिटर। Born in June 1868, he was born in 18, died in June 1938, 1938 में इनकी मौत होती है। सो यू फाइंड दीज पॉइंट्स की उनका जन्म जो है कब हुआ है, 1868 में हुआ है। और नॉट देयर, उनका जो जन्म हुआ है वो कहाँ पे हुआ है, 1868 में। उनकी जो मौत हुई है 1938 ईस्वी में। He was commissioned to write a biography of बर्नार्ड बार्टन। ये एक उनका इंपॉर्टेंट वर्क था। उन्होंने बायोग्राफी लिखी, किसकी बायोग्राफी लिखी, बर्नार्ड बार्टन की बायोग्राफी लिखी, BERNARD, बर्नार्ड बार्टन की। द क्वैकर पोएट, जो क्वैकर फैमिली एक थी उससे बिलोंग करते थे। ही आल्सो एडिटेड द वर्क ऑफ चार्ल्स लैम्ब, उन्होंने चार्ल्स लैम्ब के भी कुछ वर्क को एडिट किया हुआ है। तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट उनका उनके अकाउंट में जाता। इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा, मैं फिर से बता दूं, वो जो दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि एक तो उनका जो जन्म है 1868 में हुआ, 1938 में उनकी मौत हुई है। उन्होंने बायोग्राफी लिखी बर्नार्ड बार्टन की, और इसके अलावा उन्होंने चार्ल्स लैम्ब पर भी काम किया। लुकास ज्वाइंड द स्टाफ ऑफ द ह्यूमरस मैगजीन पुंच, उन्होंने एक मैगजीन को भी ज्वाइन किया था जिसका क्या नाम है, पुंच नाम, PUNCH। कब ज्वाइन किया, 1904 ईस्वी में। एंड रिमेन देयर फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ, और पूरी जिंदगी उस मैगजीन के साथ वो जुड़े रहे। ये भी एक इम्पोर्टेंट आता है। उसके अलावा एक दूसरा पॉइंट है कि फ्रॉम 1908, 1908 में उन्होंने क्या किया था, फ्रॉम 1908 टू 1924 लुकास कंबाइंड हिज वर्क एज अ राइटर विद दैट ऑफ द पब्लिशर रीडर फॉर मिथुअन एंड कंपनी। ये एक जो है पब्लिशिंग हाउस का नाम है, मिथुअन एंड कंपनी, METHUEN, मिथुअन एंड कंपनी, यू विल कम टू नो, ये एक पब्लिशिंग हाउस का नाम है। वह उससे जुड़ गए थे, लगातार वहां पे जुड़े रहे। इन 1924 ही वाज अपॉइंटेड चेयरमैन ऑफ द कंपनी, और 1924 ईस्वी में उनको उस कंपनी का चेयरमैन नियुक्त किया गया। तो एक कंपनी से भी वो जुड़े थे 1908 से 1924 तक, फिर उसी कंपनी को चेयरमैन बन जाते हैं। उन्होंने बायोग्राफी लिखी बर्नार्ड बार्टन की, और जो क्वैकर पोएट थे उनका जन्म 1868 में हुआ, मौत उनकी 1938 में होती है।
सो इन दिस वे यू ऑल गॉट दिस थिंग कि एक ऐसे हमने लिया और उस ऐसे का नाम था साइड कार्नर जिस पे हमने बात की है। नाउ आई वुड लाइक टू नो सम पॉइंट जस्ट एंडिंग द सेशन एंड पहला चीज तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि किसी को कुछ इस